हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने चैनल विद्यापथ में। तो आज हमारी जो क्लास है वो है डे 3 क्लास, जिसमें हम सीखने वाले हैं अपने मूल अधिकार। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमारी जो क्लास है वो पॉलिटी की क्लास चल रही है ना। ओके, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार के बारे में। इससे पहले हमने भाग 1 और भाग 2 में अपने संघ और राज्यों के क्षेत्र के बारे में और नागरिकता के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है ना। उसी के बाद ये वीडियो आपके बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो जो मूल अधिकार हमारी पॉलिटी में, हमारे संविधान में दे रखे हैं, वो दे रखे हैं भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35। अगर हम कहीं पर भी भजन करने लग जाएं, हम कहीं भी घूमने जाते हैं, तो ऐसा कौन सा अधिकार है जिसकी वजह से हम आखिरकार किसी भी जगह पर घूम पाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो अपने विचारों को रख पाते हैं, किसी से भी कोई भी बात कर सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो। ओके बेटा, तो ये सभी अधिकार हमको मिले हैं। तो जो भी अधिकार हमको मिले हैं, वो अधिकार, उन अधिकारों के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है और कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है संविधान के अंतर्गत, आज हम यही सब सीखने वाले हैं आज की क्लास में। तो हमारी जो क्लास है वो है मूल अधिकारों से रिलेटेड। हमारे पास कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जिनको हम अपनी इंडिया के अंतर्गत यूज करते हैं। ओके, अगर मैं मूल अधिकारों की बात करूं तो हमारे जो मूल अधिकार हैं उनको 7 श्रेणियों में बांटा गया है। 7 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 में बात करूं समानता का अधिकार। नंबर 1 पर है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो हमें मिला है, या इसके बारे में जो लिखा हुआ है संविधान में, वो लिखा हुआ है अनुच्छेद 14 से 18 तक। ये है अनुच्छेद संख्या। तो समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है और कौन कौन से अनुच्छेद में है, 14 से लेकर के 18 तक। अगला आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो रिटन है आर्टिकल 19 से 22 तक, ठीक है ना। ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में, जैसे पुलिस का एग्जाम हुआ, रेलवे में हुआ, वहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, या फिर पूछ लेता है स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल अनुच्छेद कौन से तक है। बात समझ में आई। अगला आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि है आर्टिकल 23 से 25। बात समझ में आ रही है? सॉरी, 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है भाई? कोई हमारा शोषण कर रहा है,
कोई हमारी जो भी हम बात को उठाना चाहते हैं वो हमें दाबने लग रहा है, हमारी बातों को उठने नहीं दे रहा है, ठीक है ना, या हमारे जिस गली में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, लोग हमें लगातार परेशान करते हैं, है ना, शोषण करते हैं हमारा, ओके, हमारी बहन बेटियों का शोषण करते हैं, तो उसके विरुद्ध बोलने का हमें अधिकार मिलता है। तो वो अधिकार मिलता है, उसके बारे में लिखा हुआ है अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक, ओके। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इन सब के बारे में अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हर एक अनुच्छेद को डिटेल में पढ़ेंगे अभी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो है आर्टिकल 25 से 28, ओके। अगला है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, तो वो है आर्टिकल 29 से 30। ये 2 आर्टिकल बनाए गए हैं इसके लिए, और जिसमें लिखा हुआ है शिक्षा और संस्कृति के बारे में हमको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, ओके। अगला है 6 नंबर संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, जो कि है आर्टिकल 31 में, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है भाई, ख़त्म कर दिया। क्या था ये संपत्ति का अधिकार? संपत्ति का अधिकार ये था कि जब एक पिता की जो संपत्ति होती थी वो पुत्रों में डिवाइड कर दिए, बड़े पुत्र को दे दी जाती थी, या फिर पुत्रों में डिवाइड कर दी जाती थी। ख़त्म इसलिए कर दी कि मान के चलो अगर किसी के भी संतान नहीं है, अगर किसी भी दंपत्ति की अगर कोई संतान नहीं है, तो वो संपत्ति कहाँ जाएगी? तो उस संपत्ति को सरकार हड़प लिया करती थी। तो फिर इस संपत्ति के अधिकार को, यानी आर्टिकल 31 को ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म करने के बाद इसमें नई चीज़ें जोड़ी गईं, जिसके अंतर्गत बताया गया कि इंसान अपनी संपत्ति को किसी भी इंसान को दे सकता है। अगला आता है 7वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि है आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में, ठीक है ना, आर्टिकल 32, जिसको बोला जाता है संविधान की आत्मा। क्या है भाई आर्टिकल 32? क्या है आर्टिकल 14? क्या है 18? क्या है 19? और क्या है 22? इन सब के बारे में अब डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए। अब हमारी ट्रेन छूटने वाली है, इन सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल अधिकारों के बारे में। क्या है मूल अधिकार भाई? क्या होते हैं मूल अधिकार? मूल अधिकारों को नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है, यानी कि किसी भी देश में हर एक इंसान के पास कुछ अधिकार होने चाहिए या होते हैं, जो कि उस इंसान की मूलभूत इकाइयों के साथ कार्य करते हैं और जिनका होना बहुत ही कंपलसरी होता है।
और ये जो मूल अधिकार होते हैं वो जन्म के बाद ही इंसान को मिल जाते हैं। मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर मैं बात करूं मैग्ना कार्टा की, तो मूल अधिकारों को क्या बोला जाता है? मूल अधिकार को ही क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्ट। मैग्ना कार्ट इम्पोर्टेंट। मैग्ना कार्ट किसे बोला जाता है? मूल अधिकारों को, ठीक है ना। तो मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इन मूल अधिकारों को संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए से। कहाँ से भाई? मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? यूएसए है। यूएसए अमेरिका, यस या नो? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब बात करते हैं वन बाय वन हम अनुच्छेदों की। हमने बताया था कि सर ये तो अनुच्छेद 12 से 35 तक चलते हैं, लेकिन आपने तो 14 से स्टार्ट की है। तो यहाँ से हम सीखने वाले हैं आखिरकार आर्टिकल नंबर 12 में क्या था, ठीक है ना। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में मूल अधिकारों की परिभाषा है। लिखते चलिए साथ ही साथ। आर्टिकल 12 में क्या है? मूल अधिकार, मूल अधिकारों की परिभाषा। मूल अधिकारों की परिभाषा। आर्टिकल 13 में क्या है? यदि हमारे मूल अधिकारों को किसी दूसरे मूल अधिकार द्वारा प्रभावित होते हैं तो हमारे जो मूल अधिकार हैं वो क्या हो जाएंगे? स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। जैसे बोला जाए, जैसे पहले मैं लिख देता हूँ। आर्टिकल 13 कहता है यदि अन्य मूल अधिकारों द्वारा प्रभावित हमारे अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। हमारे अधिकार क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाते हैं। तो हमारे अधिकार कब होंगे समाप्त भाई? कि मान के चलो हमारे देश में लग जाए कर्फ्यू, लग जाए। अगर हमारे देश में कर्फ्यू लग जाए, हमारे गांव में, हमारे शहर में अगर कर्फ्यू लग जाता है तो वहाँ पर फिर हमें घूमने की स्वतंत्रता नहीं रहती। तो वहाँ पर क्या हो गया? हमारे जो मूल अधिकार थे घूमने वाले, हमारे जो अधिकार होते हैं, कोई भी चीज़ बोलने का अधिकार होता है, राइट टू स्पीच, तो वो बोलने का अधिकार क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? ओके। तो ये था अनुच्छेद 13 में। ये लेकिन कुछ ही समय के लिए होता है, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 14 की, समानता का अधिकार, ठीक है ना। तो यहाँ से आर्टिकल 14 शुरू होगा। तो आर्टिकल 14 क्या है भाई? पहला डालते हैं हम समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार जो चलेगा वो आर्टिकल 14 to 18 चलेगा। अब डिटेल बाय डिटेल, वन बाई वन सभी आर्टिकल्स के पन्नों को खोलेंगे दर पर परत दर। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या है भाई? आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष
समानता, विधि के समक्ष समानता। विधि बोले तो कानून, विधि बोले तो प्यारे बच्चों क्या, कानून। यानी कानून की नज़र में हर एक आदमी समान होगा और हर एक आदमी के लिए कानून बराबर होगा। यानी कि कानून किसी के साथ भी दोहरी राय प्रस्तुत नहीं करेगा, दोहरा कार्य नहीं करेगा कि कोई पैसे वाला है तो उसके साथ अलग कानून के साथ व्यवहार किया जाए, गरीब है उसके लिए अलग से व्यवहार किया जाए, है ना। ओके, अगला है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है भाई, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में है कि जाति, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस किस के साथ, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कि भाई तू हिंदू है कि तू मुसलमान है ना, तुझे बैंक में जाने नहीं देंगे, तुझे स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे, ठीक है ना। जाति, धर्म, लिंग, जाति, धर्म और लिंग या फिर जन्म स्थान। क्या भाई तेरा जन्म कहाँ हुआ है रे, क्या तेरा जन्म हुआ है वहाँ पर नागालैंड में, तेरा जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के इस ज़िले में, इस स्थान पर, तो हम तुझे अपनी जगह पर बैठने नहीं देंगे, ठीक है ना। जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। बात समझ में आई भाई। यानी किसी के भी साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16, तो आर्टिकल 16 में क्या है कि अगर कोई भी सरकारी नौकरी पाना चाहता है तो सबके लिए बराबर अधिकार होंगे। सरकारी नौकरी के लिए समान अधिकार, समान अधिकार। बात समझ में आई। सरकारी नौकरी के लिए सबके लिए समान अधिकार, लेकिन कुछ पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण होगा। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण होगा, जैसे जो निचली जाति के स्तर के लोग होते हैं, निचली जाति के जो लोग हैं उनके लिए, जो पिछड़े वर्गों में आते हैं, जो गरीबों की श्रेणी में हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए अलग से अधिकार बनाए गए हैं, अलग से आरक्षण दिए गए हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक आरक्षण के ऊपर एक डिटेल में क्या बनाएंगे, एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है भाई। ओके, 17, आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत। अस्पृश्यता का अंत। आप किसी से भी ये नहीं बोल सकते कि साहब तुम फलानी जाति के हो, उस जाति के हो, हम आपसे टच नहीं होंगे, है ना। यानी कि छुआछूत का क्या है यहाँ पर अंत है, बोले तो छुआछूत।
तो छुआछूत का जो अंत है वो है आर्टिकल 17 में। ठीक है भाई, ओके। अगला है अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 में अगर मैं छुआछूत की बात करूं तो कुछ लोग जैसे निचली कास्ट के जितने भी लोग होते हैं जिनको अछूत माना जाता है ना, तो उसको हमारा जो संविधान है उसे फॉलो नहीं करता है ना। हाँ जी। तो आर्टिकल 18 की बात करूं तो आर्टिकल 18 में क्या हुआ है, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में क्या हुआ है बच्चों, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत हुआ है। उपाधि अंत बोले तो जैसे पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ तो कोई जनरल है ना, गवर्नर, वायसराय हुआ करते थे है ना, तो उन सभी की जो उपाधियां थीं वो सभी बंद कर दी गई, ख़त्म कर दी। लेकिन अभी आप कहेंगे कि सर राष्ट्रपति को उपाधि दी जाती है ना, लेकिन कुछ उपाधियां मिलती हैं जैसे शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसी जो उपाधियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा दी गई होती हैं या फिर राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा इन उपाधियों को रख सकते हैं। जैसे भारत रत्न, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, जैसी उपाधियां है ना, जैसे हम कहते हैं भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम, तो भारत रत्न हमने उपाधि उनके नाम के साथ जोड़ दी, ठीक है ना। अब उनके नाम के साथ जोड़ दी तो ये उपाधि मिल गई उनको, तो अब हम उसे हटाएंगे नहीं। क्यों नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये जो भारत रत्न की जो श्रेणी थी वो किसके द्वारा दी गई थी, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। बात समझ में आई प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार की अगर मैं बात करूं तो समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 to 18 दे रखा है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, पहले अनुच्छेद में क्या है प्यारे बच्चों, पहले अनुच्छेद में यानी कि बोले तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समानता, कानून सबके लिए एक जैसा व्यवहार करेगा। आर्टिकल 15 में है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी सरकारी या सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरी के लिए सबके लिए समान अधिकार होंगे, भर भर के एग्ज़ाम दिए जाओ, सबके लिए वैकेंसीज निकलेंगी, सभी जाति के फॉर्म फिल करेंगे, किसी के साथ पर्टिकुलर दबाव नहीं रहेगा कि तुमको ये फिल करना ही करना है, ये आप अपनी स्वेच्छा से फिल कर सकते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया है। पिछड़े वर्ग में जितने भी लोग आते हैं जैसे SC, ST, OBC वाले लोगों को, उनको ऊपर उठाने के लिए ये कार्य किया गया है। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत हुआ है आर्टिकल 17 में, जिसको बोला जाता है छुआछूत, है ना, छुआछूत का क्या हुआ है, अंत हुआ है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का क्या हुआ है, अंत हुआ है। तो ये तो था समानता का अधिकार। अब आगे हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22। तो जब तक बोलिए आखिरकार हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है समानता का अधिकार। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए,
स्वतंत्र हुए हम, स्वतंत्र हुए। इरेज कर दूँ भाई? अरे बताओ, इरेज कर दूँ? चलिए आगे हम पढ़ेंगे अब स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 to 22। हाँ जी, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है और हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है कि हाँ कोई कंटेंट कुछ अच्छा है, तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, है ना। और हमारे, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई मेरे। कितनी बार कहूँ मैं, हैं? 1 महीना हो गया नेट, 1 महीना, 1 मंथ से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हैं 92। ना तो ये ऊपर हो रहे हैं ना ही ये नीचे हो रहे हैं। बात क्या है, बिल्कुल अटका हुआ है आंकड़ा। तो कोशिश करेंगे कि इस जनवरी के महीने में कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो हमारे गेन हो ही जाएं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22। तो अनुच्छेद 12, सॉरी अनुच्छेद आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 क्या बताता है भाई? तो आर्टिकल 19 को ही कम से कम 7 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 7 भागों में। यानी कि हमें जो स्वतंत्रता है वो 7 पार्ट में देखने को मिलती है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। नंबर 1 क्या है भाई? पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की आज़ादी, राइट टू स्पीच। तो नंबर 1 पर आती है बोलने की स्वतंत्रता, बोलने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 फर्स्ट, है ना। ये कैमरे पर डेली डेली मक्खी आती है, ये क्या मैटर है इसका। अगला है सेकंड, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। सेकंड पर आता है बिना हथियार अरे भाई क्या गड़बड़ हो रही है। बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारी क्लास चल रही है, कोई चार्ज नहीं है, और जब तक पढ़ाएंगे तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे यूट्यूब पर पढ़ाते रहेंगे। ठीक है भाई, बस आपका प्यारा सा सपोर्ट चाहिए हमें। ठीक है, तो थर्ड पर है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। पहला है बोलने की स्वतंत्रता, बोल सकते हैं भाई, बेबाक बोल सकते हैं। बोलने का मतलब ये नहीं है तुम किसी को गाली दे रहे हो कि भाई हमें तो बोलने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1) हमको ये स्वतंत्रता देता है, ये फ्रीडम हमको मिली हुई है। बोलने की छूट है तुम्हें, लेकिन ऐसा बोलना है कि सामने वाले को कोई भी गलत चीज़ महसूस ना हो। ठीक है ना, उसे ऐसा ना लगे कि भाई ये तो मुझे गाली दे रहा है, या जो भी जो बोल रहा है उसकी वजह से मैं फिजिकली या मेंटली क्या हो रहा हूँ, प्रभावित हो रहा हूँ, इसकी बातों से मुझ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? बोलने की आज़ादी है। जैसे बोले तो प्रेस होती है ना, मीडिया वाले आ जाते हैं, हेलो सर व्हाट डू यू वांट टू से, क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ के बारे में।
आपको बोलने की आज़ादी है। प्रेस जो होती है वो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत काम करती है। अगला है बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। तो आप कहीं पर भी सभा कर सकते हैं, है ना, 4 लोग इकट्ठे हो सकते हैं और वहाँ पर सभा कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं 4 लोगों के बीच में, लेकिन बिना हथियार के साथ। ऐसे नहीं कि बंदूक रख ली, हाँ भाई बोलो, है ना, ज़बरदस्ती बैठा रहे हो तुम लोगों को, कुछ बात मनवा रहे हो, ज़बरदस्ती बनवा रहे हो, बातों को मनवा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिना हथियार के तुम सभा कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप कहते हैं सर ये जितने भी नेता लोग आते हैं अपने साथ कुछ गार्ड्स को लेकर के आते हैं जिनके पास बंदूकें होती हैं, तो भैया ये परमिशन से मिलती हैं, है ना। तो इनको बंदूकें लाइसेंसी बंदूक होती हैं, ये लाइसेंस गन, जो कि परमिशन से मिलती हैं। अगला है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो संगठन आप बना सकते हैं, आप अपनी यूनियन बना सकते हैं, है ना, महिला मोर्चा संगठन, है ना, या फिर पिछड़ा वर्ग संगठन, कुछ भी नया संगठन आप तैयार कर सकते हैं। ओके। तो चौथा है बिना रोक टोक के घूमने की आज़ादी। बिना रोक टोक घूमने की स्वतंत्रता। मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन। तो कहीं भी घूम सकते हैं भैया, रंगून घूमो, कहीं भी घूमो, ठीक है। ओके। अगला है भारत में किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। भारत में आप किसी भी स्थान पर जगह खरीद सकते हैं और उस क्षेत्र में बस सकते हैं। अगला आता है छठवां इसी के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। फॉरगेट इट, क्या हुआ है भाई, ध्यान मत दो उधर, थोड़ा सा मनोरंजन होता रहता है हमारे घर में, है ना। ओके। और हमारे लिए वीडियो शूट करने की कुछ चुनौतियां भी आ रही हैं, चुनौतियां फेस करने को मिल रही हैं, पर कोई नहीं, अपने टारगेट पर फोकस करते हैं। ओके ओके। तो हमने लिखा था 19 में 5th वाला 5वें नंबर पर आता है भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता हमको मिलती है, ठीक है ना। ओके। अगला है 6 नंबर पर आता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है उसको अब आर्टिकल 19 के 6th फेज से हटा दिया गया है ना। तो इसको जो हटाया गया था वो हटाया गया था किसके तहत भाई, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में कानूनी अधिकार बनाया गया। 1978 में।
7वें नंबर पर आता है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप पूरे देश में कहीं पर कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है ना, यानी व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हमारा जो अब यहाँ पर 19 में जो 7 हमारे यानी कि सब आर्टिकल थे, ठीक है ना, तो इनके बारे में फिर से चेक कर लेते हैं। आर्टिकल 19 में पहले नंबर पर आता है बोलने की अभिव्यक्ति, दूसरे पर बिना हथियार, तीसरे पर संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और चौथे में है बिना रोक टोक के कहीं भी जा सकते हैं। 5वें में आता है किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। 6वें पर आता है संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको संपत्ति के अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था। और अंतिम आता है 7वां व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये था हमारा आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में इतनी सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। अगला आता है अनुच्छेद 20। बोले तो आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में हमको क्या मिलता है भैया, देखिए इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता देखने को मिलती है। जैसे आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, ऐसे ही 20 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार की। नंबर एक है एक गलती की एक सज़ा। एक गलती की एक सज़ा मिलेगी भाई, ठीक है। एक गलती की है तो उसकी कितनी सज़ा मिलेंगी, एक ही मिलेगी। ऐसे नहीं कि एक गलती कर दी और 50 एक्ट तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएं, ठीक है। ओके, दूसरा है सज़ा उस समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी, न कि पहले या बाद में जो कानून बनाया जाएगा, ठीक है ना। जिस समय आपने गुनाह किया है और उसी समय जो कानून उसके लिए बना हुआ होगा, उसी के अनुसार आपको क्या दी जाएगी, सज़ा। ऐसे नहीं कि अगर हम बात करें तो भाई साहब जो भी पुराने राजा महाराजा हुआ करते थे सूली पर चढ़ा दिया करते थे, है ना, नंगा कर कर के, और जो है जंगलों में उन्हें घुमा दिया जाता था, है ना, जला दिया जाता था। ऐसा नहीं, जो फिलहाल में संविधान के अनुसार जो भी सज़ा लिखी होगी उसी के अनुसार क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी तुम्हें, है ना। यानी कि प्रेजेंट में जो भी कानून होगा उसी के तहत सज़ा मिलेगी। बहुत बढ़िया। तीसरा और अंतिम आता है अनुच्छेद 20 का पार्ट कि सज़ा के बाद, है ना, सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। क्या है, सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण मिलेगा। आपको सज़ा हो गई, आप जेल के अंदर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जानवरों की तरह आपके साथ व्यवहार किया जाए, आपकी पूरी सुरक्षा की जाएगी वहाँ पर, ठीक है ना। वैसे एक्चुअली में होता तो नहीं है ऐसा, है ना, क्योंकि जेल के अंदर आप कोई राजा महाराजा तो हो नहीं, है ना। इतने अच्छे काम अगर करते तो आप जेल के अंदर ही क्यों जाते, है ना। अब बुरे काम करके जेल के अंदर जाओगे
तो वहाँ पर तो सज़ा के लिए भेजा गया है ना, वहाँ मज़े मारने के लिए थोड़ी है कि वहाँ पर तुम्हारे लिए स्विमिंग पूल खुला हुआ है, 5 स्टार होटल खुला हुआ है और तुम्हें संरक्षण देंगे, 2 गार्ड्स देंगे तुम्हारे लिए, पुलिस वाले देंगे कि भाई साहब बाबूजी आए हैं, रेप करके आए हैं, किसी का कत्ल करके आए हैं, मर्डर करके आए हैं, बम फोड़ के आए हैं देश में, है ना। तो कुल बात ये है, आपको मरने नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। बाद बाकी लगभग सारे काम तुम्हारे साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सजा के बाद कैदी को संरक्षण। सजा मिली है उसे, मज़ा थोड़ी मिला है उसे, है मज़े में जा रहा है वहाँ पे। ओके, लेकिन अनुच्छेद 20 में ये नोट करने वाली बात है भाई कि जब तक न्यायालय किसी भी कैदी को दोषी साबित नहीं कर देता, दोषी करार नहीं कर देता, तब तक उसे कैदी नहीं माना जाएगा। यानी न्यायालय के आधार पर ही कैदी माना जाएगा। और जब कैदी माना नहीं जाएगा तो क्या उसे सज़ा मिलेगी? क्या वो जेल में भेजा जाएगा? नहीं भेजा जाएगा, है ना। ओके, यानी कि न्यायालय के अंतर्गत कोर्ट जब तक नहीं कह देगा कि भाई साहब हाँ ये अब मुजरिम है, जब तक उसे कैदी नहीं माना जाएगा। अगला है अनुच्छेद 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 21, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल। ओके, इसमें क्या होता है भाई, इसमें प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है ना। ओके, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आपको अपने प्राण लेने की स्वतंत्रता है। यानी कि आपका अगर मन है मरने का तो आप मरने के लिए भी स्वतंत्र हैं, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब ऐसा विचार करके लोग क्या करते हैं भाई, जैसे मोटरसाइकिल चलाने चले जाते हैं, है ना, बिना हेलमेट के। तो बिना हेलमेट के जब बाइक चलाई जाएगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट में मरने के चांसेस होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन सरकार आपको मरने भी नहीं देती है चैन से, इसलिए वो चाहती है कि आप क्या करें, हेलमेट पहन करके घूमें, हेलमेट पहन के बाइक चलाएं। बात आ रही है समझ में। अगर आप हेलमेट पहनकर नहीं बाइक चलाएंगे तो इसी के आधार पर जो पुलिस होती है आपका चालान काट देती है। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? ओके, अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार जोड़ दिया जाता है। पहले मैं लिख दूं, इसमें है प्राण एवं, लेट मी चेंज द मार्कर, क्योंकि भाई ये इंक बहुत फेंक रहा है ना, इंक फेंक क्या रहा है, थूक रहा है नालायक, इंक को कुल्ले मार रहा है इंक के। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है, आर्टिकल 21 में। बात करें यहीं पर हमारी जो अनुच्छेद 21 है ना, निजता का अधिकार जोड़ दिया जाता है, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, निजता बोले तो प्राइवेसी, प्राइवेसी स्पेलिंग पर ध्यान मत देना भाई, एरर हो जाए तो। प्राइवेसी मतलब बोले तो अगर हम किसी का फ़ोटो लेना चाहते हैं तो हमें उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, परमिशन लेनी पड़ेगी, प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, अगर आप मजाक मस्ती भी कर रहे हैं तो उसे बताना पड़ेगा आपको कि भाई साहब हम मजाक मस्ती कर रहे थे, तो क्या हम आपका फ़ोटो यूज कर सकते हैं,
ओके, यस। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार और हमारी जो गोपनीय जानकारियां हैं वो कोई भी उजागर नहीं कर सकता। गोपनीय जानकारी उजागर नहीं करने का अधिकार। गोपनीय जानकारियों का किसी को भी अधिकार नहीं है कि हमारी जो प्राइवेट थिंग्स हैं, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, कोई भी लीक करे। बात आ रही समझ में? ओके। इसी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, इसमें नोट करने वाली बात है कि मान के चलो कोई अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए भाई साहब, है ना। तो राष्ट्रपति शासन लग जाए या कोई भी आपातकाल लग जाए, उसके दौरान भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इन दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये एज इट इज चलते रहेंगे। यानी कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आर्टिकल 20 और 21 पर, अगर कोई भी आपातकाल लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए इस आर्टिकल को इसे सबसे अधिक शक्तिशाली मूल अधिकार कहा गया है। सबसे अधिक, अरे बाद में रख लियो भाई, सबसे अधिक शक्तिशाली मूल अधिकार कहा गया है। बात समझ में आई? सबसे अधिक शक्तिशाली मूल अधिकार कहा गया है ना, सबसे शक्तिशाली। ओके, एक और लास्ट रह गया इसमें, आर्टिकल 20 हो गया ना। ओके, तो अनुच्छेद 21 का ये बात है, ठीक है ना। तो शायद हमने ये करा दिया, ठीक है। एक लास्ट रह गया है आर्टिकल 21 का। 21 का क्या है भाई? 21 का वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है भाई। कैसे इम्पोर्टेंट है समझो। अनुच्छेद 21 का क्या करता है, इसे 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होते हैं, इसके अंतर्गत उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। बात आई समझ में कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ओके। इसको कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 2002 में। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा। आर्टिकल 21 का क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, मैं कह रहा हूँ कि इसको मार्क कर लो, 101% ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आया तो 21, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 का
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और इसको जोड़ा कब गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये इसको जोड़ा गया था भाई। बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट वाली चीज़ है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिख करके हम तक ज़रूर भेजें एक बार, ठीक है ना। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो पहुंचाई जा रही है, ठीक है ना। आप तक अगर वीडियो पहुंच पा रही है, जितने भी एस्पिरेंट हैं हमारे यूपी पुलिस वाले, ठीक है ना, छोटा सा यूट्यूब चैनल है हमारा, छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ, ठीक है ना। मेहनत पूरी की जा रही है आपके लिए। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से ज़रूर लाइक करें, ठीक है ना। आगे के जो आर्टिकल हैं हमारे अनुच्छेद 22 है ना, अनुच्छेद 22 और रह गया है क्या? हाँ भाई, अनुच्छेद 22 और रह गया है इसमें, है ना। ओके, तो अनुच्छेद 22 को करेंगे कल, यानी कि अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है, जो कि ख़त्म हो जाएगा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।